हिंदी की उत्कृष्ट कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए हिंदी की जानी मानी लेखिका शशि श्रीवास्तव जी की लिखी हुई कहानी अंतर्दाह। तो शुरू करते हैं कहानी अंतर्दाह। प्रकृति ने क्षितिज पर किसी सिद्ध चित्रकार की सी निपुणता से अद्भुत दृश्य की संरचना कर रखी है। पश्चिम दिशा दिन भर के थके मांदे सूरज के लाल भभूका चेहरे की लाली से रक्ताब हो गई है। बाकी आसमानी रंग की जमीन पर सूरज का तंबू उखड़ते ही बादलों का रूप धर कुछ हरण शावक व खरगोश मुक्त चौकड़ी भरने में मस्त व्यस्त थे। बचपन से ही ये आसमानी चित्रकारी उसका मन मोहती रही है। एकटक देखते तो सुध-बुध खो बैठते थे, जैसे पक्षियों जानवरों से लेकर मनुष्यों तक की आकृतियां खोज लिया करते थे। आसमान बेशक वही है, उसकी दृश्यावलियां भी वैसी ही मनमोहक हैं। कुछ भी नहीं बदला। कुछ बदला है तो वे खुद। उनकी रुग्ण मानसिकता व शारीरिक अक्षमता दोनों ने मिलकर लगभग पंगु और लाचार बना डाला है उन्हें। ना चाहते हुए भी दृष्टि एक बार फिर आकाशोन्मुख हो गई थी, पर आज यूं लग रहा है जैसे आकाश का पश्चिमी छोर किसी दावानल की चपेट में आ गया है और बाकी पर कुछ डरावनी आकृतियां पिशाच नृत्य कर रही हैं। घबराकर आंखें बंद कर ली थी उन्होंने। रीढ़ की हड्डी में डर की सिहरन सी दौड़ गई थी। उठकर अंदर चले जाना चाहते थे, पर शारीरिक अक्षमता इस बात की इजाज़त भी नहीं देती। पत्नी के सहारे बिना एक कदम चलना भी दूभर है। इंसान इतना बेबस भी हो जाता है, वो भी पलक झपकते ही। पहली बार जाना। उनकी आंखें छलक पड़ने को हुईं। हे ईश्वर, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? सोचते एक दीर्घ निश्वास लेकर छोड़ी थी कि उन्हें कोसने और झिड़कने को हर वक्त आमादा मन का दूसरा छोर कटखने कुत्ते सा चढ़कर दौड़ा था उन पर। परीक्षा नहीं, ये तुम्हारे पापों का फल है, वो भी इसी जन्म के। जो लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, अपने अपनों से जब उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो मुंह मोड़ लेते हैं, उनका यही हश्र होता है। पहला तो आदी हो गया था किसी ठरकी बुढ़े की संतान की तरह एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देने का, पर अब सहा नहीं जाता उससे भी। ऐसा नहीं कि उत्तर नहीं है उसके पास। कहने पर आए तो बहुत कुछ कह सकता है। अब कौन इसके मुंह लगे बेकार में। दो वो कहे फिर चार में, ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा। पहला फिर चुप हो जाता। दर्द ज़्यादा है? दर्द से दो दो हाथ करते पति की पस्त हाल भाव भंगिमा देख कुसुम ने पूछ लिया। फिर बोली, अंदर चलो, अब मालिश कर दें चलकर, वरना दर्द और बढ़ जाएगा। और कितना बढ़ेगा? बढ़ भी जाए, इतना बढ़े कि उसी में दम निकल जाए। ऐसी जिंदगी जो दूसरों पर बोझ बन जाए, उसका अंत होना ही ठीक है। पीके पत्नी का हाथ पकड़कर उठते हुए बोले। पत्नी सूनी सूनी आंखों से पति की ओर देखती रहीं, फिर धीरे से उन्हें लाकर बिस्तर पर बैठा दिया और बाहर स्टूल पर रखी तेल की शीशी उठा लाईं और तब तक औंधे मुंह लेट चुके पति के दाहिने पैर की मालिश करने लगी। मेरी सेवा करते करते तुम बीमार न पड़ जाना, फिर हम दोनों की सेवा कौन करेगा? पत्नी का हाथ रुकते देख सीधे लेटते हुए वे चिंतित दृष्टि से पत्नी की ओर देखने लगे। पत्नी, जो कुछ देर पहले उनकी मरने तक की निराशाजनक बातें कहने से भरी बैठी थी, पहले से ही झल्ला पड़ी। तुम्हें आजकल इतनी ऊट पटांग बातें क्यों सूझती हैं? जिंदगी में दुख सुख तो लगा ही रहता है। तेल की शीशी से हाथ में तेल लेने भर रुकी वो, फिर बोली, दुनिया के इकलौते आदमी तो हो नहीं जो बीमार पड़े हो। देख तो चुके हो डॉक्टर के यहाँ कितनी लंबी लाइन लगी रहती है, और हम काहे बीमार पड़ने लगे? हमने अपने भीतर कोई कठफोड़वा थोड़े न पाल रखा है जो हमारी आत्मा की पीठ पर छेद करता रहता है कि हाय हाय हम तो कुछ भी नहीं कर पाए ज़िंदगी में। क्या बनने चले थे, क्या बनकर रह गए। ना अपने लिए कुछ कर पाए, ना घर वालों के लिए। कुछ क्षण पति को घूरती रहीं वे, फिर शुरू हो गई। अरे दुनिया में कितने लोग होते हैं जिनके सारे सपने पूरे होते हैं, और कितने हैं जिन्हें इतना भी नहीं मिलता है जितना हमें मिला है। भगवान ने बहुत कुछ दिया है हमें। 2 पढ़ने में अच्छे और मेहनती बेटे, सर पर अपनी छत, खाने पहनने की कमी नहीं, और क्या चाहिए। फिर तेल की शीशी का ढक्कन बंद किया और जाते जाते बोली, और ये बात अपने मन से निकालने की कोशिश करो कि तुमसे अगर हो भी गई तो वो मात्र गलती थी, पाप नहीं। आई समझ में? और ये लो एक ढक्कन पी लेना। पत्नी खाने से पहले पीने वाली दवाई की शीशी सिरहाने रखे स्टूल पर रखकर चली गई थी। पत्नी चली गई
और वे वक्त के पिछले गलियारे में निकल गए। वे पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे। 5वीं से लेकर 10वीं तक शुरू के 3 स्थानों में से एक सुरक्षित रहता था उनके लिए। जीतू चाचा, पिता के चचेरे भाई, उनके आदर्श थे। प्रेम कुमार से पीके नाम उन्होंने रखा। PWD में इंजीनियर चाचा जब भी अपनी नीली बत्ती की गाड़ी से गांव आते, वे पूरी देर उनके आसपास ही बने रहते। कभी खाना ले जाते, कभी पानी, कभी चाय। खुद खाना पीना भूल जाते। पिता हालांकि उनकी पढ़ाई की कदर करते थे, गौरवान्वित भी होते थे, पर वे उन्हें खेती बाड़ी का काम भी सिखाना चाहते थे। खेतों में पानी कब लगाना होता है, निराई गुड़ाई कब करनी होती है, ये सब बताने के लिए अपने साथ खेतों पर ले जाया करते थे। कहते भले खुद ना करो, मजदूरों से कराओ, पर कब क्या करना है ये तो पता होना चाहिए ना। छोटे उसमें रुचि लेता। पीके उनके साथ लगे जरूर रहते, पर दिमाग उसका चाचा की नीली बत्ती की गाड़ी में ही अटका रहता। उनका मन और उचाट हो जाता। पिता समझाते, इंसान को हर काम आना चाहिए, नौकरी का क्या है, कभी छूटी जाए। अपना पेट तो भर लोगे। पाँवों के नीचे ज़मीन का होना बहुत ज़रूरी है कि थक हार कर आए इंसान तो 2 घड़ी सुस्ता ले, चैन से बैठ ले। जीतू चाचा को कौन कमी है। ज़मीन भले ही बटाई पर उठा रखी है, पर बेची नहीं। किंतु तब पिता की बातें किसी महात्मा के प्रवचन जैसी लगती थीं, जिसे सुनते सब हैं किंतु ना समझते हैं ना अमल करते हैं। काश कुछ समझ लिया होता तो आज ये नौबत ना आती। उनके भीतर के घावों की सीवन फिर उधड़ गई। भीतर बाहर टीसन ही टीसन। तब अगर अपनी जिम्मेदारी से मुंह ना मोड़ा होता तो आज रिश्तों के रेगिस्तान में यूं अकेले ना भटक रहे होते। वैसे परिवार है उनका, पत्नी, 2 होनहार बच्चे, फिर भी भीतर का खालीपन है कि भरता ही नहीं। किसी ने ठीक ही कहा है कि कोई किसी की जगह नहीं भर सकता। इंसान के भीतर उससे जुड़े हर रिश्ते की अपनी एक जगह होती है। दुर्भाग्य से कोई एक जगह खाली हो जाए तो चाह कर भी उसे भरा नहीं जा सकता। वे सोच रहे थे कि पत्नी खाना ले आई, तभी मोबाइल बज उठा था। पत्नी ने खाने की थाली उनके पास रखे स्टूल पर रख दी और उन्हें खाना खाने का इशारा किया और मोबाइल लेकर बालकनी में चली गईं। शायद अपनी बहन से बात कर रही थी वो। वे तो जब से बिस्तर से लगे हैं किसी से भी बात नहीं करते। क्या करें, हर बार एक ही बात का जवाब कितनी बार दोहराएं। हाँ फ़ायदा है, इलाज चल रहा है, हाँ परहेज करते हैं, वगैरह वगैरह। बात करते करते ये एहसास और बढ़ जाता है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा बीमार व लाचार इंसान वही हैं। उनके कान उधर ही लगे थे। बातों से समझ गए कि पत्नी किसी ऐसे इंसान से बात कर रही थी जिसे आज ही उनकी बीमारी के बारे में पता चला है। वो आद्योपांत सारा वाक्या सुना रही थी। क्या बताएं भैया, उस दिन 4 बजे जब 2 लोगों के सहारे ये घर आए तो हम तो देख के हैरान रह गईं कि सवेरे अच्छे भले घर से निकले थे, अचानक ये क्या हो गया। इन्हें शायद साइटिका का दर्द उठा है, एक पैर से खड़े तक नहीं हो पा रहे हैं। डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया है, नींद आ जाएगी तो थोड़ा आराम मिल जाए शायद। कल आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दीजिएगा, साथ आए लोगों ने बताया था। हमने सोचा चाय के साथ कुछ खिला दें, दोपहर में खाना भी नहीं खाया, भूखे पेट सो जाएंगे। पता नहीं कितनी देर में नींद खुले, पर जब हम चाय बनाकर लाएं तो ये सो चुके थे। सुबह उठे तो फिर दर्द से बेचैन होने लगे। बोले ऐसा लग रहा है जैसे बिजली के झटके लग रहे हैं पैर में। पड़ोसी ने एक फिजिशियन बताया, उन्हें दिखाया। बोले दर्द की दवाइयाँ, इंजेक्शन बहुत नुकसान करते हैं, ये हड्डी का केस लगता है, किसी आर्थोपेडिक को दिखाइए। वहाँ ले गए, उन्होंने एक्सरे वगैरह किया, देखा दाखा, बोले तकलीफ़ हड्डी में नहीं नर्व्स की हैं, किसी न्यूरोसर्जन को दिखाइए। फिर न्यूरोसर्जन को दिखाया। 2 महीने उनका इलाज चला, पर फ़ायदा रत्ती भर भी नहीं हुआ। तब किसी ने एक वैद्य जी का नाम बताया। वैद्य जी ने 1 साल तक दवाई खाने को कहा है। बोले हैं कि नियम, परहेज व विश्वास से दवाई खाएं तो ठीक हो जाएंगे। 4 महीने तो हो गए, देखो क्या होता है। अभी तक तो इतना फ़ायदा है कि रात वाली खुराक खाने के बाद सो जाते हैं और उनके दिए तेल से मालिश करने के बाद आराम मिलता है। दिन में 3 बार मालिश होती है। उधर से आने के लिए कहा गया था शायद। पत्नी ने अच्छा आना भैया, बात नहीं करते पर याद बहुत करते हैं, हम जानते हैं, कहकर बात खत्म की। उन्हें कुछ अनुमान तो हो गया था, पर पक्का यकीन तो तभी होगा जब पत्नी बताएगी। उनके मन के अंधेरे में उम्मीदों के जुगनू चमकने लगे थे। दूर दराज का रिश्ता हो तो भूल भी जाए इंसान, जाने दे, पर अपना खून है, उनके सिवा अब उसका है ही कौन।
यही बात उनके साथ भी है। 6 महीने हो गए हैं इलाज होते होते, फ़ायदा तो है पर सिर्फ दर्द में। पैर में ताकत आए, अपने आप चलने लगें, तब फ़ायदा समझ में आए। 1 साल बाद भी हालत में सुधार ना हुआ तो चिंता की जोंक अब उनकी आत्मा का खून चूसने लगी है। एक दिन पत्नी से कहा था, मोहित बीएससी कर चुका है, उनकी जगह नौकरी कर ले तो परिवार की गाड़ी पहले की तरह चलती रह सकती है जैसे अब तक। उनकी कंपनी में प्रावधान है कि किसी बीमारी में या दुर्घटनावश कोई काम लायक नहीं रहता तो उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिल जाती है। पत्नी ने मोहित से कहा पर वो माना नहीं। बोला, छोटे से बड़ा बनने तक का धैर्य मुझ में नहीं है, मैं शुरुआत ही बड़े से करना चाहता हूँ। माता पिता का ख्याल रखने के लिए उनकी विरासत ही संभाली जाए तो ये ज़रूरी नहीं है। मैं तुम लोगों का ख्याल रखूँगा चाहे जैसे रखूँ। अब वो आगे क्या और कैसे करेगा कौन जाने। ठीक भी है, उनकी तरह खड़े होकर सारे दिन मशीन चलाने जैसा थकाऊ काम करना उसके वश का भी नहीं था। उन्होंने खुद को समझा लिया था। बेटा है, उसे पढ़ाना लिखाना उनका फ़र्ज था, सो पूरा कर दिया उन्होंने। दोनों का मन था इलाहाबाद में रहकर एसएससी की तैयारी करने का। उन्होंने भेज दिया। मोहित ने भी बीकॉम में एडमिशन ले लिया है। हर महीने 3,000 रुपये दे देते हैं, इससे ज़्यादा देना उनके लिए संभव भी नहीं। दोनों जानते हैं, पिछली बार जब आया था तो कह गया था कि एक कोचिंग में मैथ पढ़ाने की जॉब मिल रही है, अब आप पैसे मत भेजना, आपके इलाज में भी तो खर्चा हो रहा है। अब वो जाने और उसका काम। कोई उनका कर्जदार तो है नहीं कि कर्जा चुकाना ज़रूरी है। बेकार स्वार्थी हो रहे थे। पढ़ने में अच्छा है, मेहनती है, कल को कोई अच्छी नौकरी मिल ही जाएगी तो उन्हें भी तो गर्व होगा उस पर। साफ साफ कह तो दी अपनी बात, उनकी तरह मुंह छुपा कर भागा तो नहीं। मगर उस वक्त अम्मा से कहते, उन्हें समझाते कि उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी है तो वे शायद समझ जाती। इधर उधर के लोगों की बातों में आकर उससे मुंह तो ना मोड़ लेती। एक ही धुन सवार हो गई, शहर जाकर काम करना है और पढ़ाई करनी है। एक बार भी नहीं सोचा कि शहर में कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे। वो तो भला हो गांव के उस आदमी का जिसके परिचय का सूत्र उनकी रोजी रोटी का जरिया बन गया, वरना कहाँ कहाँ भटकते। शहर में तो लोग किसी अजनबी से अपने बच्चों को ट्यूशन तक नहीं पढ़वाते। स्कूल में एक 9वीं पास को नौकरी देता कौन? नौकरी भी कौन सी मिली। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रहे, आज भी मशीन ऑपरेटर ही तो हैं। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वेतन ठीक ठाक है, दवा दारू की सुविधा थी, बच्चों की पढ़ाई ठीक ठाक हो गई, थोड़ा बहुत बचा बचू का छोटा मोटा सा घर बनवा लिया। अरे ये क्या, 10 मिनट हो गए और अभी तक आपने खाया तक नहीं, ठंडा हो गया। पत्नी थाली लेकर चली गई थी। उन्हें बड़ी खीज हुई थी खुद पर। बेकार में पड़े रहे इतनी देर, खाना खा लेते तो कुसुम को दोबारा गर्म ना करना पड़ता। लो अब खा लो जल्दी, वरना फिर ठंडा हो जाएगा। पत्नी ने स्टूल पर थाली रखी और सर के नीचे लगा तकिया हटाकर पीठ से टिका दिया। वे धीरे धीरे पैर घसीटकर ऊपर करने लगे कि कुसुम ने जल्दी से दोनों पांवों को मोड़कर गर्दन से हाथ लगाकर उठने में मदद की। थाली उनके हाथ में पकड़ाई और खुद वहीं पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। वे थाली हाथ में पकड़े पकड़े पत्नी की ओर देखने लगे। आप खा लीजिए, आपको दवाई खानी है, हम बाद में खा लेंगे बच्चों के साथ। आज आएंगे ना दोनों संगम से? फ़ोन किसका था? रोटी का कौर तोड़ते हुए पूछ लिया था। स्पेशल था, सुनेंगे तो खाने का स्वाद बढ़ जाएगा। पत्नी मुस्कुराकर उनकी ओर देखती रही कुछ देर, फिर बोली, छोटे भैया का था। उन्हें किसी से पता चला कि आप 6 महीने से छुट्टी पर चल रहे हैं, बीमार हैं, कल आएंगे, बड़े चिंतित लग रहे थे। कुछ भी हो, खून आखिर खून ही होता है। उस दिन महीनों बाद थाली में रखी दोनों रोटियां खा ली उन्होंने, वरना ज़्यादातर एक ही खाते थे। पत्नी जब बहुत जोर देती आधी और खा लेते थे, तो भी बड़ी मुश्किल से। सच तो ये था कि जो खाना कभी उन्हें ऊर्जा, स्वाद व संतुष्टि देता था, वही सजा बन गया है उनके लिए, जो दिन में 2 बार भुगतनी पड़ती है उन्हें। उनका वश चले तो पानी पीकर ही काम चला लें। पत्नी के आगे उनकी चले तब ना। उनकी थाली में आधा बचा खाना देखते उसका मुंह उतर जाता। बेचारगी से उनकी ओर देखने लगती, वो अपना मुंह घुमा लेते, कभी झुंझला भी जाते। पड़े पड़े भूख कहाँ लगती है, कैसे खाएं जब ना खाने की इच्छा होती है, ना कोई स्वाद लगता है खाने में। रात को दवाई लेकर आई कुसुम तो उनका थकान से पस्त व बुझा रहने वाला चेहरा आज अचानक चमक रहा था। कुछ तो बहुत दिनों बाद पति के पेट भर खाना खा लेने की तृप्ति थी और कुछ
छोटे से हुई बातचीत की आश्वस्ति का असर वे सोच रहे थे। क्या सोचने लगे? लो दवाई खा लो। कुसुम ने पुड़िया खोलकर उनके मुंह में डाल दी और दूध का कप उनके हाथ में पकड़ा दिया और कुर्सी को उनके बेड के पास खिसका कर बैठी और छोटे से हुई सारी बातें विस्तार से बताने लगी। बड़े चिंतित लग रहे थे भैया। आज ही उन्हें पता चला, कल आने को कह रहे हैं। इतने बीमार तो कभी नहीं पड़े कि महीनों के लिए चारपाई पकड़ ली। आखिर हो क्या गया अचानक? पहले का कोई दर्द वर्द रहता था कहीं? हमने कहा नहीं, पहले तो ऐसा कुछ लगा कभी नहीं। कह रहे थे ना हो तो कुछ दिन गांव चले आइए। आप लोग थक गई होंगी, अकेले एक बीमार आदमी, ऊपर से घर गृहस्थी का काम, बच्चे भी पढ़ाई लिखाई के चक्कर में बाहर रहते हैं। यहाँ आपको आराम मिल जाएगा। कुछ नहीं तो मालिश तो हम ही कर दिया करेंगे। दवाई ले लीजिए इकट्ठी 1 महीने की, फिर देखा जाएगा। सुनकर बड़ा अच्छा लगा। बीमारी के बहाने ही सही हमारी याद तो आई उन्हें। पी के कुछ देर ध्यान की मुद्रा में रहे, फिर बोले, कई बार कोई बहुत ज़रूरी चीज़ हम कहीं रखकर भूल जाते हैं। बीच बीच में ढूंढते भी रहते हैं। जब उसके बिना काम रुक जाता है तब उसे ढूंढने लगते हैं कमर कसकर। जब मिल जाती है तब कितने खुश होते हैं। यही रिश्तों का होता है। उन्होंने एक दीर्घ निश्वास लेकर छोड़ी और आंखें बंद कर लीं। भाई उनकी इतनी चिंता करता है सुनकर दिल भर आया था उनका। वे तो समझ बैठे थे कि गांव से, घर से अब सारे संबंध टूट गए। माँ के रहते जब भी गांव गए भाई सायास उनसे बचता था, आंखें चुराता था। वे समझ गए थे। फिर अपनी ओर से संवाद स्थापित करने की कोशिशें छोड़ दी थी उन्होंने। माँ उसके बर्ताव को, उसकी व्यस्तता बताती, उसका बचाव किया करती थी। दिन रात खेती बाड़ी का काम करत रहत है, वक्त नहीं मिलत है। वे उसकी बेहिसाब दिक्कतों का हिसाब देने लगती, पर पीके और उनके काम व परिवार के बारे में कभी नहीं पूछा उन्होंने। अब तो शक होने लगा है उन्हें कि वे माँ की संतान हैं भी या नहीं। अगर ना होते तो छोटे से उनकी शक्ल क्यों मिलती? वे खुद को समझा लेते, पर जब भी घर जाते माँ का शुष्क व्यवहार व भाई की बेरुखी घर से उनका मोह भंग कर देती। उन्हें लगता भूलवश वे किसी और के घर में चले आए हैं। ये तो घर कतई नहीं जहाँ उनका बचपन बीता है, उनके सपने परवान चढ़े। घर दरअसल घर वालों की ऊष्मा, स्नेह और अपनेपन से बनता है। अगर घर वालों की भाव भंगिमाओं व व्यवहार में वही सब कुछ गायब हो सिरे से, तो घर और होटल में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। उस होटल में जिसे वे घर समझकर आते थे, किसी तरह एक रात काटते और सुबह ही माँ व भाई के लिए ले जाई गई चीज़ें आंगन की चारपाई पर रखकर घर से निकल जाते। पता नहीं कितना सच था कितना झूठ, पर सुना तो यही था कि अपनी संतान के लिए माँ का प्यार निस्वार्थ व बिना शर्त के होता है। बच्चा माँ की कमजोरी होता है। वो कितनी भी बड़ी गलती करे, माँ उसे भले गुस्से में घर से निकाल दे, पर दिल से कभी नहीं निकालती, माफ़ी कर देती है अंततः। पर उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनका दिल फूट फूट कर रोने को करता, पर माँ के चेहरे पर फैली अजनबियत व पथरायापन देखकर उनकी हिम्मत जवाब दी जाती। हालांकि छोटे के आने की बात सुनकर उनके भीतर का मौसम काफ़ी खुशनुमा हो गया था। छोटे आएगा तो बात भी करेगा, घर की, गांव की। वे तरस गए थे गांव और गांव की बातें करने व सुनने को। जाने कब सो गए थे वे। सुबह नित्य क्रिया से निपट कर खाली पेट खाने वाली दवाई खा रहे थे कि कॉलबेल की कोयल कूकी थी। कुसुम ने दरवाज़ा खोला था तो छोटे सामने खड़ा था। खुश रहो भैया, खूब तरक्की करो, फूलो फलो। छोटे के पांव छूने पर आशीर्वचनों की झड़ी लगा दी थी कुसुम ने। छोटे के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। बेहद घबराया सा वो कुछ देर उन्हें देखता रहा, फिर उनके पाँवों पर झुक गया था। आशीर्वाद देने को उनका हाथ तो उठा था, पर बोल नहीं फूटा था। उनका गला रुंध गया था। पाँव छूकर छोटे उनके पास कुर्सी घसीट कर बैठ गया था और उनका एक हाथ अपने हाथ में लेकर देर तक बैठा आंसू बहाता रहा। दोनों भाइयों के आंसुओं ने बिना कहे ही सब कुछ कह दिया था। सारे गिले शिकवे, नाराज़गी व मनोमालिन्य उन आंसुओं के साथ बह गया था। छोटे धीरे धीरे उनके पैरों पर हाथ फिरा रहा था कि कुसुम तेल की शीशी लिए आ गई थी और उनके पैताने बैठने लगी कि छोटे ने तेल की शीशी अपने हाथ में ले ली और मालिश करने लगा था। तेज धूप से झुलस गए पौधों में बारिश जैसे नई जान फूंक देती है, वैसे ही भाई का साथ, सौहार्द व स्नेह पाकर पीके भी हरे भरे हो गए थे। जब तक कुसुम चाय नाश्ता लेकर आई, उन्होंने छोटे से घर की, गांव की, नाते रिश्तेदारों की कितनी ही बातें पूछ डाली थी। महीनों बाद खाने में स्वाद मिला था।
कुछ देर बाद कुसुम फल काट कर लाई। दोनों भाइयों ने मिलकर वे भी खा लिए। आज पैर में कुछ जान महसूस की थी पीके ने। बिना वॉकर लिए भाई का हाथ पकड़कर बाथरूम तक चले गए। अरे कमाल है, अभी भैया ने एक दिन मालिश की तो इतना फ़ायदा, कहीं 4-6 दिन कर देंगे तो ये तो दौड़ लगाने लगेंगे। कुसुम ने आह्लादित स्वर में कहा था कि छोटे बोल पड़ा। अरे कैसी बातें करती हैं भाभी, 2 दिन की बात क्या, हम 2 महीने मालिश करते रहेंगे, भैया ठीक हो जाएं बस। आप लोग गांव चलो हमारे साथ, जगह बदलेगी तो अच्छा लगेगा इन्हें। कहाँ ये ईंट सीमेंट का जंगल, कहाँ वहाँ की हरियाली, पेड़ पौधे, शुद्ध हवा पानी। देखना जो चलें भले हमारे सहारे, पर आएंगे अपने आप चलकर। ये मेरा विश्वास है, आप आजमा कर तो देखो। कुसुम उनकी ओर देखने लगी। वे भी पत्नी की ओर देखते रहे, फिर बोले, हमारी ओर क्या देख रही हो, हम तो ठहरे बीमार लाचार आदमी, जैसे यहाँ वैसे वहाँ, जो जहाँ ले जाएगा चले जाएंगे। पत्नी समझ गई कि पति गांव जाना चाहते हैं, सो उन्होंने भी हामी भर दी। पीके की 15 दिन की दवाई लेकर गांव चले गए वे लोग। माँ को मरे 1 साल ही हुआ था तभी गांव आए थे। गांव ने काफ़ी तरक्की कर ली थी, पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया। एक इंटर कॉलेज भी खुल गया था। भाई का बेटा उसी में 6ठी कक्षा में पढ़ रहा था। भाई की पत्नी उमा ने पहले से ही सारी तैयारी कर रखी थी। चीनू उस दिन स्कूल नहीं गया था। उनके इंतज़ार में सुबह से ही बस अड्डे पर जाकर खड़ा हो गया था। उसका उत्साह देखकर बहुत अच्छा लगा था उन्हें। वर्षों बाद घर घर जैसा लगा था। साथ ही घर वालों के उत्साह, स्नेह और ऊष्मा ने ये एहसास भी कराया था कि अनाहुत आगंतुक नहीं है वे, ये उनका अपना घर है। ये जानकर भी सुखद आश्चर्य हुआ कि भाई ने प्राइवेट परीक्षाएं दे देकर एमए बीएड कर लिया है और गांव में नए खुले इंटर कॉलेज में एडहॉक पर पढ़ा रहा है। विभागीय परीक्षा पास कर लेगा तो परमानेंट हो जाएगा। खेती उसने अम्मा के सामने ही बटाई पर उठा दी थी और वे इस बोझ के साथ ही जी रहे थे कि उनकी वजह से भाई की पढ़ाई भी नहीं हो पाई होगी। वे पढ़ाई की वजह से घर छोड़कर चले गए कि पिता की जगह अब खेती बाड़ी का काम उन्हें ही करना पड़ेगा। पढ़ाई कब करेंगे, और देखो उल्टा हो गया। सोचते सोचते भाई से मुखातिब हो गए, बोले, तुम गांव में रहकर सब करते करते पढ़ गए और मैं 10वीं तक पास नहीं कर सका। रामदीन ने गन फैक्ट्री में लगवा दिया। 8 घंटे खड़े खड़े लगातार मशीन चलाते चलाते थक कर पस्त हो जाता था। रात में इतना थक जाता था कि पढ़ाई करना तो दूर, किताबें छूने तक का दिल नहीं करता था। देखो जहाँ से शुरू किया था आज भी वहीं हूँ। छोटे ने उनके हाथ से चाय का खाली कप लेकर एक किनारे रखा और मालिश करने के लिए तेल की शीशी लेकर उनके पास आकर बैठ गया। छोड़ो, अब जो हो गया सो हो गया। जो नहीं हो पाया उसके लिए खुद को कोसना बंद करो। सोचो, सही फैसला लेने की तब उम्र ही कहाँ थी तुम्हारी। कुल 16 साल के थे तुम और 11 का मैं। ऊपर से हमारे महान रिश्तेदार जो सांत्वना देने के बजाय डरा और रहे थे। भूला नहीं हूँ मैं, आज भी सब याद है मुझे। किसी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि पिता नहीं रहे तो क्या हुआ, हम हैं तुम्हारे साथ जैसी, और जब भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी बताना, हम करेंगे। बस आंखों में घड़ियाली आंसू और होठों पर झूठी सहानुभूति व संवेदना के झरने झर रहे थे। कुछ क्षण भाई के मुंह की ओर देखता रहा, फिर बोला, हाय हाय, बेचारे बच्चों की पढ़ाई अधर में रह गई। बेचारे खेती पाती देखेंगे कि पढ़ाई करेंगे। शामू तो छोटा है, कुछ करने लायक ही नहीं। अब जो भी करना है प्रेमू को ही करना है। जब यह सब सुनकर तुम डर कर घर से चले गए तब सारे मिलकर तुम्हारी नालायकी का कीर्तन करने लगे। मौसी जो पिताजी के सामने कभी साल 2 साल में दिखाई पड़ती थीं, आए दिन डेरा जमाने लगी हमारे घर में। उनका एक ही काम अपने तन्नू की तारीफ़ों के कसीदे काढ़ना और तुम्हारी नालायकी का बखान करना। रही बची कसर रामदीन पूरा कर जाता। क्या रामदीन? वे चौंके थे। सब बता रहा हूँ। मंद सी स्मित के साथ छोटे ने भाई को आश्वस्त किया और बोला, रामदीन तो चलो बाहर का आदमी था, जो कर रहा था उसकी वजह थी, पर मौसी। छोटे ने आंखें चौड़ी कर भाई की ओर देखा। पता है वे आजकल हम पर इतनी मेहरबान क्यों हो गई थीं? जिजिया बेचारी अकेले उबत हैं। एक तो छोड़ के चला गवा, दूसरा कामे से नहीं निपटत है। जिजिया आपन दुख सुख कहीं के साथ बांटें। अक्सर आने जाने वालों से कहते सुना था उन्हें। सोचा जो कह रही हैं ठीक ही होगा, पर एक दिन जब कुछ कागज़ रखे देखे तब पता चला कि कितनी हितैषी थी हमारी। तभी तुम्हारे खिलाफ अम्मा के कान भरती रहीं कि दोनों भाई मिलकर अपना हिस्सा न मांगने लगे सातनपुर की 20 बीघा ज़मीन में, घर में। अरे
सातनपुर क्या, उनका वश चलता तो वे यहाँ की भी हड़प लेती। वो तो जब तक नाना रहे उनमें लगी रहीं, तब तक हम बड़े हो चुके थे, सब संभालने लगे थे, छोटे ने स्पष्ट किया था। और रामदीन? पीके फिर रामदीन पर आ गए थे। उसने तो बड़ी मदद की। क्या मदद की? ये मशीन मैन की नौकरी तो मिल ही जाती है, कोई भी चला जाए रख लेते हैं। पढ़े लिखे तो जाते नहीं, 8वीं पास मांगते हैं, पर अपने गांव के कई अंगूठा छाप भी कई जगह लगे हैं। उसने मदद नहीं की, अहिंसक तरीके से अपना बदला ले लिया है हमसे। बदला? हमसे किस बात का? हमने क्या बिगाड़ा था उसका? पीके ने सवालों की झड़ी लगा दी थी कि छोटे ने तथास्तु की मुद्रा बनाई और बोला, वही तो बताने जा रहा हूँ, सुनो तो। वो बात दरअसल ये थी कि रामदीन का एक छोटा भाई है ना, राम रतन। छोटे ने भाई की ओर देखा था। उनके हाँ में सिर हिलाने पर बोला, इन दोनों की 20 बीघा ज़मीन थी। पिता ने बंटवारा नहीं किया था, सो उनके मरने के बाद लेखपाल से मिलकर पूरी ज़मीन रामदीन ने अपने नाम करवा ली थी। राम रतन ने मुकदमा कर दिया। उसी मुकदमे में हमारे पिताजी ने गवाही दी, पैरवी भी की थी उसे अपनी ज़मीन वापस दिलाने में। तभी से ये हमसे चिढ़ता था। दुर्भाग्य से तुम उसके हाथ लग गए। तुम्हें कुछ पता तो था नहीं। मदद के नाम पर ऐसी नौकरी दिलवाई कि आगे पढ़ाई और तरक्की के सारे रास्ते बंद हो गए। वरना गांव के तमाम लड़के शहर में ट्यूशन पढ़ाकर या पार्ट टाइम काम करके अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। ऊपर से अम्मा से उल्टी सीधी बातें और कर जाता था। प्रेमू ये कह रहे थे, प्रेमू वो कह रहे थे। पर बताओ तो क्या कहता था? पीके एक झटके से उठकर बैठते हुए बोले। कुसुम उनकी फुर्ती देखकर दंग रह गई थी। 2 दिन पहले जो उठकर बैठने के लिए उनके सहारे का इंतजार करते थे, उनकी देह में आज कौन सी दैवी ताकत आ गई है? अचानक वे सोच रही थीं कि छोटे बताने लगे। कहना क्या यही कहता था बार बार कि तुम अपना आधा हिस्सा लेकर रहोगे और नहीं मिलेगा तो कोर्ट जाओगे, वगैरह वगैरह। उमा इतनी समझदार ना होती तो तुम आज भी रामदीन का कहा सच मानते रहते। तुम आज भी यही मानते रहते कि मैं वाकई में रामदीन से वो सारी बातें कहता था। कुछ देर वहाँ बैठे भाई उसकी पत्नी और कुसुम की ओर देखते रहे, फिर एक दीर्घ निश्वास लेकर छोड़ी और बोले, देखो भाई, ऐसी बात करना तो दूर, हमने कभी सपने में सोची तक नहीं। हाँ, छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर याद आती रहीं। सर्दियों के मौसम में मक्के बाजरे की रोटियाँ, बारिश में भुट्टे, तो गर्मियों में देशी आम। मिल तो सब जाता था, पर वो स्वाद नहीं आता था। कई बार सोचा कि अम्मा से कहूँ, पर हिम्मत ही नहीं पड़ी। सोचा अगर कहा और वे कुछ उल्टा सीधा कहने लगी तो आगे आने जाने की गुंजाइश भी नहीं बचेगी। बोलते बोलते थक गए थे शायद, सो बगल में स्टूल पर रखी बोतल से एक घूंट पानी पिया और भाई की ओर देखते रहे। कुछ देर फिर बोले, भाई हमें यहाँ से कुछ नहीं चाहिए, अगर दे सको तो बस इतना दे देना कि ये रिश्ता जो टूट गया था उसे अब मेरे जिंदा रहते जोड़े रखना। बात खत्म करते करते उनका गला भर आया था। उन्होंने करवट बदल ली थी। कमरे में एक भारी सा सन्नाटा पसर गया था। थोड़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोला था। उनकी बातों ने शायद किसी के सामने कुछ छोड़ा ही नहीं था कहने को। छोटे और उसकी पत्नी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। पति क्या सोचते हैं कुसुम जानती थी, वे कहती भी क्या। चलो आज सब कह दिया, मन का बोझ तो उतर जाएगा कम से कम। वे सोच रही थी कि छोटे को कुछ याद आ गया था, जैसे हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ और बोला, अरे आज खाली बातें होती रहेंगी कि कुछ काम वाम भी होगा? शाम की मालिश तो हुई नहीं, लाइए तेल लीजिए, अब कर देते हैं मालिश। और दवाई दी रात वाली? अरे बातों बातों में याद ही नहीं रहा। कुसुम ने अपनी बाईं हथेली माथे पर पटकी और उमा से बोली, उमा जरा गुनगुना पानी तो दो, एक कप। दवाई दे दो, मालिश वालिश छोड़ो, बहुत नींद आ रही है, हमें सोने दो, पी के उन्नीदे स्वर में बोले। कुसुम ने इशारे से छोटे को बुलाया और दबे स्वर में कहा, आज सुबह कितने बजे चले थे हम कानपुर से? यही कोई 6 बजे चल दिए थे, छोटे ने बताया। कुसुम ने सामने लगी घड़ी देखी, कुछ देर उंगलियों पर हिसाब लगाया, फिर बोली, यानी 17 घंटे हो गए हैं। वही 10 बजे नाश्ते के बाद तुमने जो मालिश की थी, दोपहर में दवाई दे दी थी, फिर खाना वाना होता रहा, फिर बातों में भूल गए। शाम की चाय वाय पी गई, तब तक रात के खाने का वक्त हो गया। खाते पीते रात के 11:30 बज गए, पता ही नहीं चला। कहाँ वहाँ वक्त ही नहीं कटता था इनका। हर वक्त वही बेपनाह दर्द, तकलीफ, और आज 17 घंटों में एक बार भी इनके चेहरे पर शिकन नहीं दिखाई पड़ी तुम्हें। आराम से बातचीत करते रहे सारे दिन। दोपहर में तुम्हारे साथ बाथरूम गए थे ना? कुसुम के पूछने पर छोटे ने हाँ में सिर हिलाया था। हाँ, तो जब दोपहर वाली दवाई दी तब बता रहे थे कि आज पहली बार वो वाला पाँव
उठा उठा कर चले, वरना दूसरे पाँव के साथ बेजान सा घिसटता रहता था। पता है, 6 महीने से यही हाल था। आज पहली बार ये चमत्कार दिखाई पड़ा। वाह भैया, आपने कल से 2 बार मालिश की तो इतना फ़ायदा हो गया। 4-6 दिन और कर देंगे तो ये दौड़ने लगेंगे। ज़रूर कोई जादू आता है आपको। चिंता की धुंध में लिपटे कुसुम के चेहरे पर आज महीनों बाद राहत और इत्मीनान की धूप खिली थी। मैं समझ गया, इन्हें ना न्यूरो प्रॉब्लम थी, ना हड्डी की और ना और कुछ। तकलीफ़ कुछ और ही थी। अम्मा जब तक रहीं उम्मीद बनी रही होगी कि कभी ना कभी तो मान ही जाएंगी, माफ़ कर देंगी, पर उनके मरने के बाद ये उम्मीद भी टूट गई। 1 साल ही तो हुआ है अम्मा को मरे, 6 महीने में ही चारपाई पकड़ ली। छोटे की आवाज़ भर्रा गई थी। कुसुम ने उसकी पीठ पर हाथ रखा था कि वो फूट पड़ा। साथ ही कुसुम की आंखें भी छलक आईं। अभी आप सुन रहे थे रिश्तों के उलझने, सुलझने और उनकी गर्माहट से भरी हुई कहानी अंतर्दाह, जिसकी लेखिका थी शशि श्रीवास्तव जी। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बेहतरीन कहानी के साथ। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें।